गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रशांत। यूनिक लॉ क्लासेस थी। आज हम बहुत ही बड़ा टॉपिक लेके आए हूं मेरे विधि के छात्रों के लिए। आज हम लोग बात चर्चा करेंगे साक्ष्य विधि के ऊपर। ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे परीक्षा को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और हमें इसके अंदर कैसे तैयारी करनी है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। साक्ष्य क्या है और साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। मैं आपको बहुत आसान भाषा के अंदर बताऊंगा कि साक्ष्य अधिनियम को कैसे हम समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। न्याय प्रशासन में साक्ष्य का महत्वपूर्ण स्थान है। साक्ष्य द्वारा सत्य असत्य की खोज की जाती है। साक्ष्य के अभाव में किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। आपराधिक मामलों में अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे साबित करना होता है। थोड़ा भी संदेह अगर किसी को होता है तो अभियुक्त दोष मुक्त हो सकता है। एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा यह कहा गया है कि साक्ष्य विधि न्यायालयों को मार्ग प्रशंसित करती है। न्यायालय को मार्ग बताती है कि किस तरह से घटना घटित हुई है और वहां पर कौन कौन व्यक्ति मौजूद थे और वहां पर कौन कौन से साक्ष्य पाए गए। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो सकते हैं, फिजिकल एविडेंस हो सकते हैं। जिस धारदार हथियार से जिस व्यक्ति की हत्या की गई उस धारदार हथियार के बारे में बता सकते हैं ये किस तरीके से हत्या हुई है और एविडेंस से हम मुजरिम तक जल्दी पहुंच सकते हैं। ये ऐसे नियमों का प्रतिपादन करती है जो न्यायालय प्रशासन के सुचारू संचालन में सहायक होते हैं। समस्त न्याय प्रशासन की आधारशिला सबूतों पर ही रखी गई है। साक्ष्य के अभाव में कोई भी मामला साबित नहीं किया जा सकता। अगर साक्ष्य नहीं होगा, हम लोगों ने पिक्चर में भी सुना होगा कि बिना एविडेंस के, बिना साक्ष्य के हम किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं दिलवा सकते। क्योंकि जो भी घटना घटित होती है या हम जिस व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जिस पे हमने आरोप लगाई आरोप सिद्ध होने चाहिए। साबित करना पड़ेगा कि वो व्यक्ति उस घटना स्थल पर मौजूद था। साक्ष्य के इस वीडियो में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन रुके हुए सबूतों के प्रकारों पर चर्चा की जा रही है। साक्ष्य क्या है, साक्ष्य के अनेक रूपों में प्रचलित शब्द जैसे प्रमाण है, सबूत है, पुरावा आदि। ये इंग्लिश भाषा के अंदर सबूत को हम लोग साक्ष्य को एविडेंस शब्द का हिंदी रूपांतर है। शब्द एविडेंस की व्युत्पत्ति मूलतः लैटिन भाषा के अंदर एविडेंस से हुई है, जिसका अर्थ है किसी तथ्य माने फैक्ट्स इंग्लिश के अंदर। तथ्य को विधिक साधनों के द्वारा स्पष्ट रूप से साबित करना, दिखाना अथवा निश्चित करना कि ये घटना इस व्यक्ति के द्वारा की गई है और इस व्यक्ति ने ये क्राइम किया है। तो उसके लिए सबूत पेश करने होते हैं और उसको साबित करना होता है। जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा है उस व्यक्ति को सिद्ध करना पड़ता है कि ये ना साबित करना पड़ता है कि उसने ये कार्य नहीं किया, उसके द्वारा ये कृत्य और ये जुर्म नहीं किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 के अनुसार साक्ष्य शब्द से अभिप्रेत और उसके अंतर्गत आते हैं नंबर क वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्य के विषयों के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्ष्यों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है कि मैं एविडेंस पेश करना चाहता हूं। जज साहब, वकील कहता है कि मुझे एविडेंस पेश करने की परमिशन दी जाए। एविडेंस लिखित भी हो सकती है और मौखिक भी हो सकती है और ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। मौखिक साक्ष्य का मतलब ऑरल एविडेंस। नंबर ख न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सभी दस्तावेज। न्यायालय में निरीक्षण पुलिस के द्वारा जो मिले गए, जो पेश की जो दस्तावेज है, ऐसे दस्तावेज साक्ष्य कहलाते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, अगर इससे सामान्य भाषा में समझा जाए कि किसी लड़की जो थी उसने फांसी खा ली और एक कागज में लिख दिया कि मैं खुद की इच्छा से बरी हूं और मैंने मेरा किसी भी जोर जबरदस्ती नहीं थी, तो वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि उसके अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं फंस सकता। उस लड़की ने खुद की इच्छा से आत्मदेह किया है और उसने फांसी खाई है, तो वो हुआ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। वो कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। लास्ट नोट विद बाय गर्ल।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यह साक्ष्य परिभाषा शाब्दिक परिभाषा नहीं है। ये केवल साक्ष्य के दो प्रकार है। क्या है ये दो प्रकार? कौन कौन से? मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य, ऑरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये उल्लेख करती है कि शपथ पत्र को साक्ष्य नहीं माना गया है। ओथ सर्टिफिकेट शपथ पत्र को साक्ष्य नहीं माना गया है। आपके मन में प्रश्न आ रहा है क्यों सर? यह साक्ष्य तभी हो सकता है जब न्यायालय द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए कि समाचार पत्र की रिपोर्ट को भी साक्ष्य नहीं माना जाएगा। साक्ष्य के प्रकार अनेक प्रकार के हैं। हम सभी साक्ष्य के प्रकार को मैं आपको आसान भाषा के अंदर बताऊंगा कि साक्ष्य के प्रकार कौन कौन से हैं। नंबर 1 है प्रत्यक्ष साक्ष्य, परिस्थिति जन्य साक्ष्य नंबर 2 है परिस्थिति जन्य साक्ष्य। नंबर 3 प्राथमिक साक्ष्य, प्राइमरी एविडेंस। नंबर 4 गौण साक्ष्य। नंबर 5 वास्तविक साक्ष्य। नंबर 6 अनुश्रुत साक्ष्य। अनुश्रुत शब्द से आप समझ सकते हैं किसी के द्वारा कोई बात कही गई है और मैंने कोर्ट में जाके बोला कि हाँ मैंने फलाने व्यक्ति को देखा था और इसने ये जुर्म किया है। नंबर 7 है मौखिक साक्ष्य, ऑरल एविडेंस। नंबर 8 है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दस्तावेजी साक्ष्य। नंबर 9 है न्यायिक साक्ष्य और नंबर 10 है न्यायोत्तर साक्ष्य। इन सभी को विस्तार पूर्वक मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा कि मैं आपको एक एक साक्ष्य के बारे में विस्तार रूप से बताऊंगा और हम लोग इसको किस तरीके से समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस साक्ष्य के प्रकारों के बारे में। नंबर 1 साक्ष्य है प्रत्यक्ष साक्ष्य। प्रत्यक्ष साक्ष्य विधि में प्रत्यक्ष साक्ष्य का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राइमरी एविडेंस, न्यायालय द्वारा भी प्रत्यक्ष साक्ष्य को प्रमाणिक मान्यता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 में भी ये कहा गया है कि प्रत्येक मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। प्रत्येक साक्ष्य से अभिप्राय ऐसे तथ्यों से है कि जिसका साक्षी ने स्वयं अपनी इंद्रियों से बोध किया। उस व्यक्ति ने लाइव देखा। अगर कोई घटना घटित हो रही है ए और बी द्वारा, ए ने बी को चाकू से वार किया और सी व्यक्ति झाड़ी के पीछे छुपकर देख रहा था, तो वो प्राइमरी एविडेंस हुआ, लाइव एविडेंस, आई विटनेस जिसे कहते हैं, जिसने आंखों द्वारा अपनी इंद्रियों द्वारा उस घटना को घटित होते हुए देखा है। शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक साक्ष्य को अभिप्राय ऐसे साक्ष्यों से है। नंबर 1 जो यदि किसी के देखे जाने वाले तथ्य के बारे में है तो साक्ष्य यह कहता है कि उसने ये घटना देखी है। चक्षुदर्शी साक्ष्य भी कहा जाता है, जिससे आंखों द्वारा देखा गया हो जिस घटना को, जिसने किसी भी घटना को साक्षात देखा है या अनुभव किया है। नंबर 2 जो यदि किसी सुने जाने वाले तथ्य के बारे में है तो साक्ष्य यह कहता है कि उसने ये बात सुनी थी। नंबर 3 जो यदि इंद्रियों द्वारा बोध किए जाने वाले तथ्य के बारे में साक्षी यह कहता है कि उसने अपनी इंद्रियों से बोध किया है। उदाहरण मैं आपको एग्जाम्पल के अनुसार साथ समझाता हूं कि राम ने मोहन की हत्या करने का आरोप है कि राम ने मोहन की हत्या की है। श्याम न्यायालय में यह कहता है कि उसने राम को मोहन पर तलवार से वार करते हुए देखा था। ये प्रत्यक्ष साक्ष्य है क्योंकि श्याम ने राम को मोहन पर तलवार से वार करते हुए देखा था। ये प्रत्यक्ष साक्ष्य है। इस प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य भी कहा जाता है प्राइमरी एविडेंस। नंबर 2 परिस्थिति जन्य साक्ष्य जब किसी तथ्य को साबित करने के लिए प्रथम साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जहां घटना घटित हुई थी वहां कोई तीसरा व्यक्ति मौजूद नहीं था घटना स्थल पर, तो वहां पर कैसे एविडेंस पता लगाएंगे? तब ऐसे तथ्य को साबित करने के लिए परिस्थिति जन्य साक्ष्य का अर्थ हम लोग सामान्य भाषा में समझा जाए तो सर्कमस्टेंस उस समय क्या परिस्थिति रही होगी तो उसका सहारा लिया जाता है।
परिस्थितिजन्य साक्ष्य से अभिप्राय ऐसी परिस्थिति के बारे में साक्ष्य से है जो घटना के इर्द गिर्द घूमने वाले तथ्य का सबूत होती है, जिनके अवलोकन से यह पता चलता है कि कोई घटना घटी है। उदाहरण, सीता पर गीता की हत्या का आरोप है। सीता पर गीता की हत्या का आरोप है और सीता और गीता के बीच में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही है और घटना के बाद सीता को जंगल में जाते हुए राम ने देखा। क्या कहा मैंने? सीता को जंगल में जाते हुए राम ने देखा और सीता के कपड़ों पर खून के धब्बे लगे हुए थे और हाथ में एक चाकू था जिस चाकू पर खून टपक रहा था। जंगल की ओर सीता को भागते हुए मोहन ने देखा और उसके कपड़ों पे खून के दाग पाए गए जो मैंने कहा था, और उसका गांव से गायब हो जाना, वो सीता गांव से गायब हो गई, भाग गई थी। ऐसी परिस्थितियों में जो गीता की हत्या किए जाने का इंगित करती है कि सीता ने गीता की हत्या की है। और न्याय प्रशासन में यह कहा जाता है कि साक्षी झूठ बोल सकता है लेकिन परिस्थितियां कभी झूठ नहीं बोलती। मैं साक्षी झूठ बोल सकता है जिससे सबूत करवा रहे हैं, जिसका एविडेंस करवा रहे हैं, जो न्यायालय में उस घटना के बारे में बता रहा है, एविडेंस दे रहा है, साक्ष्य दे रहा है कि साक्ष्य हमेशा झूठ बोल सकता है लेकिन परिस्थिति कभी झूठ नहीं बोलती। परिस्थितिजन्य साक्ष्य की ग्रहीता के मुख्य दो बातें आवश्यकता है। वो बातें कौन कौन? नंबर 1 जो बात है, परिस्थिति को संदेह से परे साबित किया जाना। नंबर 2, परिस्थिति को मुख्य घटना से निकट का संबंध होना। क्या कहा मैंने? परिस्थिति को मुख्य घटना से निकट होना, मुख्य घटना से घटित हो रही थी उसके निकट वो व्यक्ति झाड़ी के पीछे छुपा हुआ है या रूम जहां घटना घटित हो रही है उससे कुछ ही फासलों पे दूरी पे वो खड़ा है और उसने उस व्यक्ति को जाते हुए देखा और उस व्यक्ति के कपड़ों पर खून के दाग थे और वह कपड़े कोर्ट के अंदर, एविडेंस के अंदर पुलिस के पास जब्त हुआ और पुलिस ने वो कपड़े कोर्ट न्यायालय में परिसर में पेश किए और उससे ये पता चला कि उन कपड़ों पे जो दाग लगे हुए हैं वो उस व्यक्ति के जिसकी मृत्यु हो चुकी है और सीता ने गीता की मृत्यु की है, तो इसके लिए जिम्मेदार सीता है। तो इसे कहेंगे परिस्थितिजन्य साक्ष्य। आप लोगों को समझ में आया? अब हम लोग बात करेंगे नंबर 3, प्राथमिक साक्ष्य। प्राथमिक साक्ष्य किसे कहेंगे? ये तीसरा महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रकार प्राथमिक साक्ष्य है। प्राथमिक साक्ष्य एक सर्वोत्तम साक्ष्य माना जाता है, प्राइमरी एविडेंस। न्यायालय द्वारा ऐसा साक्ष्य पर सर्वाधिक विश्वास किया जाता है और इसका संबंध दस्तावेजी साक्ष्य से, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जब किसी विवाद से संबंधित अगर दो भाई भाई का झगड़ा है और वो कह रहे कि जमीन मेरी है, वो कहता है कि जमीन मेरी है, भैया ये घर मेरा है, तो इसके अंदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का होना अति आवश्यक है, क्योंकि जिसके पास घर के कागज है और जिसके अगर पैतृक संपत्ति और पिता ने अगर गुडविल की है तो वो संपत्ति उस पुत्र की होगी, मगर अगर दो बेटे हैं तो दोनों को आधा आधा मिलेगा। अगर पिता ने लिखा है कि ये मेरी संपत्ति, मेरा जो बेटा मेरी सेवा करेगा उसको ही संपत्ति मिलनी चाहिए, तो वो संपत्ति उस पुत्र को ही मिलेगी। मतलब प्राथमिक साक्ष्य का मूल दस्तावेज होना बहुत जरूरी है। जिसके पास लैंड टाइटल है या जो भी दस्तावेज है, मूल दस्तावेज, ओरिजिनल, फोटोकॉपी मान्य नहीं होगी। इस प्रकार प्राथमिक साक्ष्य से अभिप्राय किसी भी दस्तावेज की मूल प्रति से है, ओरिजिनल कॉपी जिसे कहते हैं मूल प्रति। उदाहरण, सोहन और मोहन के बीच घर को लेकर विवाद है। सोहन द्वारा न्यायालय के समक्ष मोहन के द्वारा निष्पादित रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, सेल डीड, विक्रय विलेख किसे कहेंगे? सेल डीड को। दोनों के बीच में जमीन का
सौदा हुआ, एक को जमीन मिली, वो विक्रय विलेख जो है वह प्राथमिक साक्ष्य माना जाएगा, क्योंकि वो विक्रय विलेख ही बताता है कि मोहन और सोहन के बीच में घर को लेकर घर के आदान प्रदान हुआ, एक को घर मिला और एक को पैसे मिले, और सोहन ने मोहन से वह घर खरीदा है और मोहन को उसने 50 लाख रुपए दिए हैं। नंबर 4, गौण साक्ष्य। गौण साक्ष्य किसे कहेंगे? जब किसी तथ्य के बारे में प्राथमिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है, प्राइमरी एविडेंस वहां प्रेजेंट नहीं होती है, तब गौण साक्ष्य का सहारा लिया जाता है, जिसे द्वितीयक साक्ष्य कहते हैं। यह साक्ष्य कम विश्वसनीय होता है, इस पे विश्वास थोड़ा कम किया जाता है, तथा न्यायालय द्वारा भी इस पे संदेह दृष्टि से देखा जाता है, उसको शक की नजरों से देखा जाता है। और गौण साक्ष्य में निम्नलिखित किनको सम्मिलित किया गया है? मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि, सर्टिफाइड कॉपी। नंबर ख, मूल दस्तावेज को यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा तैयार की गई प्रतिलिपियां। अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस व्हाट्सएप पे एविडेंस है तो उसे यांत्रिक चेंज करके फोटो है वगैरह है, उसको ओरिजिनल की फोटो कॉपी निकाल कर कोर्ट में पेश करनी होती है। मूल दस्तावेज से मिलान कर बनाई गई प्रतिलिपियां, अगर कोई मूल कॉपी है उसको देखकर कोई दूसरी प्रतिलिपि बनाई जाती है, उसे कहेंगे मूल दस्तावेज से मिलान कर वो प्रतिलिपि बनाई गई है। दस्तावेज के प्रतिलेख तथा नंबर 5, किसी मूल दस्तावेज की अंतर वस्तुओं के संबंध में उस व्यक्ति द्वारा किया गया है जो मौखिक साक्ष्य जिसने उस दस्तावेज को स्वयं देखा था। सपोज मानो कि मेरे दादा की जो प्रॉपर्टी थी और उसके जो कागज थे घर के, वो कागज अगर मेरे पापा ने खुद ने देखे हैं तो वह उसके मौखिक साक्ष्य कहलाएंगे, क्योंकि उन्होंने स्वयं उन कागजों को ओरिजिनल मूल प्रतिलिपियों को देखा था। नंबर 5, वास्तविक साक्ष्य। वास्तविक साक्ष्य किसे कहेंगे मेरे दोस्तों? वास्तविक साक्ष्य का अर्थ ही वास्तविक साक्ष्य से जो वास्तव में वहां मौजूद था, जो न्यायालय के समक्ष इस ढंग से प्रस्तुत किया गया है, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के स्वयं उसे देखकर अपनी ज्ञानेंद्रिय मजिस्ट्रेट स्वयं उसे देखकर अपनी ज्ञानेंद्रियों से ये बात का अनुमान लगा देता है। इसे उदाहरण के द्वारा समझेंगे हम कि क पर ख की तलवार से हत्या करने का आरोप था। न्यायालय के समक्ष ये तलवार तथा क एवं ख को रक्त रंजित कपड़ों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं उस तलवार को, और जो खून से वास्तविक साक्ष्य है। तलवार एवं कपड़ों को देखकर न्यायालय घटना का अनुमान लगा सकता है, इसे भौतिक साक्ष्य कहा जाएगा। जो पुलिस द्वारा जो भौतिक साक्ष्य घटना स्थल पर जो मौजूद जो घटना घटित हुई थी वहां पर जो एविडेंस थे, जैसे मैंने चाकू था या जो खून से लगे हुए धब्बे कपड़े थे, वो सब क्या हुआ? फिजिकल एविडेंस, जिसको हम लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और छू कर देख सकते हैं कि ये चीजें क्या है। चाकू को देख सकते हैं, चाकू पे जो स्टेंस लगे हुए हैं, जो फिंगरप्रिंट लगे हुए हैं, वह फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट पता लगाएंगे कि ये फिंगरप्रिंट हकीकत उस व्यक्ति के थे या नहीं, क्योंकि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए और हमें जिस व्यक्ति ने सचमुच में जुर्म किया है उसे सजा मिलनी चाहिए और निर्दोष व्यक्ति को हमेशा न्याय मिलना चाहिए। नंबर 6, अनुश्रुत साक्ष्य। अनुश्रुत साक्ष्य, इसे सुनी सुनाई साक्ष्य भी कहा जा सकता है। आम भाषा के अंदर सुनी सुनाई साक्ष्य किसे कहते हैं? जैसे कि सपोज मानो कि ये कमजोर साक्ष्य मानी जाती है, सबसे कमजोर साक्ष्य, इस पर विश्वास नहीं करता जज। न्यायालय द्वारा ऐसे साक्ष्य पर कम विश्वास किया जाता है। यह साक्ष्य ऐसे व्यक्ति द्वारा दी जाती है जिसने घटनाक्रम को अपनी आंखों से देखा नहीं है। नंबर ख, जिसने घटना अथवा किसी तथ्य के बारे में स्वयं अपने कानों से सुना नहीं है, किसी के कहने पर उसने बात बता दी कि घटना घटित हुई थी। नंबर ग, किसी तथ्य का स्वयं अपने ज्ञानेंद्रियों से बोध नहीं किया। जो हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रिय है उससे उस व्यक्ति ने उस घटना स्थल में मौजूद नहीं था, वह केवल दूसरों के मुंह से सुनी सुनी बात कहता है। सपोज मानो कि मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैंने किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया है और हकीकत में मैंने मर्डर नहीं किया है,
वह व्यक्ति जाके बोल देता है कि इसने मर्डर किया, पुलिस आके मुझे पकड़ के लेके जाती है और मुझे जेल में डाल देती है। तो उसने सुनी सुनी बातों पर किया और हकीकत में उस दिन कोई व्यक्ति मरा ही नहीं था और मैं वहां मौजूद ही नहीं था। तो ये सारी सुनी सुनी बातें सपोज मानो कि एक एविडेंस के रूप में देखा जाए तो सुनी सुनी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि कानून सबूत मांगता है। बिना सबूत के कानून के पास कोई चीज नहीं होती, क्योंकि बिना सबूत के कोई सी भी बात को हम साबित करने के लिए किसी भी केस के अंदर एविडेंस जितने मजबूत होंगे उतना ही केस मजबूत होगा और हमारी जीत के अंदर एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। उदाहरण, सीता पर गीता के घर चोरी करने का आरोप है और राम न्यायालय में ये कहता है कि उसने सोहन से सुना था कि सीता ने गीता के घर पर चोरी की है। वहां पर सोहन मौजूद नहीं था और सोहन ने चोरी करते हुए सीता को गीता के घर पर नहीं देखा था। उसने बस सुनी सुनाई बात न्यायालय के अंदर कह दी। उसे क्या कहेंगे? अनुश्रुत साक्ष्य, जो किसी के द्वारा सुनी सुनाई बात को थर्ड पर्सन के द्वारा और उसने कोर्ट जाके बोल दिया कि भाई ये मर्डर तो उस व्यक्ति ने किया है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कभी कभी दुश्मनी निकालने के लिए लोग इस साक्ष्य का मदद लेते हैं और कहते हैं कि किसी इंसान को फंसाना होता है, रंजिश निकालनी होती है। तो कोर्ट को भी पता है कि जिस व्यक्ति के द्वारा ऐसा किया जाता है तो कोर्ट भी उस सबूत को थोड़ा ध्यान से और अपना विवेक से डिसीजन लेती है और अपना जजमेंट सुनाती है। नंबर 7, मौखिक साक्ष्य। मौखिक साक्ष्य से अभिप्राय है ऐसे साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य के वर्ड से आप समझ रहे हैं ओरल एविडेंस, जो हम किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं न्यायालय में समक्ष उपस्थित होकर दी जाती है। ऐसे साक्ष्य के प्रत्यक्ष होने की उपेक्षा की जाती है, अर्थात मौखिक सदैव प्रत्यक्ष होना चाहिए। जो मौखिक एविडेंस दे रहा है, जो ये एविडेंस देता है कि भाई ये व्यक्ति निर्दोष है, उसे ये साबित करना होगा कि उस व्यक्ति को उस घटना स्थल पर वो व्यक्ति मौजूद नहीं था और उसे ये साबित करना होगा, तभी उस व्यक्ति को निर्दोष माना जाएगा। मौखिक साक्ष्य किसी निकट संबंधी का भी हो सकता है। सपोज मानो कि 2 भाई है और दोनों भाई के भी झगड़ा हो गया और उसकी पत्नी आके बोलती है कोर्ट में कि मेरे जो देवर ने उसने मेरे पति को 2 झापड़ मारी, उस वजह से मेरे पति की मृत्यु हो गई। तो वो औरत उस घटना स्थल पर मौजूद होना उस औरत का बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है और वह प्राइमरी एविडेंस के अंदर माना जाएगा। मगर उसने घटना देखी है, उसकी गैरेंटी ने बोध किया है कि जब वो भाई भाई लड़ रहे थे तब वो उसकी पत्नी वहां घटना स्थल पर मौजूद थी और उसने मौखिक रूप से कोर्ट में आकर उपस्थित होकर अपना एविडेंस दिया है और साक्ष्य प्रदान किया है। साक्ष्य बताया है कि मौखिक साक्ष्य दिया है कि भाई घटना घटित हुई है। इसरार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया कि साक्ष्य का रिश्तेदार या हितबद्ध होना मात्र उसके साक्ष्य को अविश्वसनीय माने जाने का कारण नहीं है। उसे अविश्वसनीय नहीं माना चाहिए, उसे ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान अपने रिलेटिव को बचाने की कोशिश हमेशा करेगा कि उसने ये घटना कारित नहीं की है। दस्तावेजी साक्ष्य नंबर 8, जब किसी तथ्य को साबित या ना, ये 2 इंपॉर्टेंट वर्ड आए, साबित और ना साबित। साबित किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया जाता है तो जिसने आरोप लगाया उसे साबित करना होगा कि उसने ये जुर्म किया है, उसने ये क्राइम किया। और ना साबित किसको करना पड़ेगा? जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है उस व्यक्ति को ये सिद्ध करना होगा कि उस समय वह उस घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। और साक्ष्य के तौर पर न्यायालय में कोई भी दस्तावेज, लेख, विलेख, प्रलेख आदि प्रस्तुत किया जाता है उसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहा जाता है। उदाहरण, किसी व्यक्ति का आयु या जन्म तिथि का विश्वासपद है। सपोज मानो कि एक छोटी सी लड़की का रेप हो जाता है और कोर्ट में जाके बोलते हैं कि इस व्यक्ति ने इस लड़की का रेप किया है और ये लड़की माइनर है, मगर उसकी जो डेथ ऑफ सर्टिफिकेट है, 10th की जो मार्कशीट है,
उसके अंदर एज कम लिखी हुई है, इस वजह से वह माइनर कहलाती, मगर मेडिकल एज के अनुसार वह माइनर नहीं है, वह मेजर है, वह 18 वर्ष से ऊपर है। तो उसकी जन्म तिथि जो डॉक्यूमेंट्री है वो दस्तावेजी साक्ष्य से ही माना जाएगा कि उसकी एज डॉक्यूमेंट्री में जो एज लिखी हुई है, मगर कोर्ट द्वारा उसकी मेडिकल एज की भी रिपोर्ट निकाली जाएगी और उसकी रियल एज क्या है उसका पता लगाया जाएगा कि वो माइनर है या मेजर। उसे साबित करने के लिए किसी भी व्यक्ति का आयु या जन्म तिथि का साबित करने के लिए न्यायालय के समक्ष विद्यालय का अभिलेख प्रस्तुत किया जाता है। 10th की मार्कशीट को कोर्ट के द्वारा कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाता है, उसे दस्तावेजी साक्ष्य कहते हैं। वोटर लिस्ट दस्तावेजी साक्ष्य है। दस्तावेजी साक्ष्य के प्राथमिक होना अपेक्षा की जाती है। कभी कभी दस्तावेजी साक्ष्य झूठे भी होते हैं, किसी भी व्यक्ति को बचाने के लिए फैक्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी कोर्ट के अंदर पेश की जाती है। तो कोर्ट उसके बहुत ही ध्यान से, बहुत सटीकता से, अपने विवेक से उसको जांच प्रज्ञाधीन कर फिर ही अपना निर्णय सुनाता है। भाषण के टैप रिकॉर्डर अगर कोई किसी की आवाज के साथ कोई छेड़खानी की और वो कोर्ट ने प्रस्तुत करता है कि मुझे कॉल रिकॉर्डिंग जो होती है वह कोर्ट ने प्रस्तुत की कि मुझे इसने धमकी दी मारने की, तो उस रिकॉर्डिंग को कोर्ट द्वारा सुना जाएगा और उसको ध्यान से सुनकर उसको देखेंगे कि भाई ये साक्ष्य सही है या गलत है या फेक है। किसी व्यक्ति को जानबूझकर कोई व्यक्ति फंसा रहा है तो उसको बहुत ही ध्यान रूप से सटीकता से जज अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेंगे और अपना निर्णय सुनाएंगे। टैप रिकॉर्डर दस्तावेज से है, ये कमजोर प्रकृति का साक्ष्य है, इसे कमजोर रूप से देखा जाएगा क्योंकि इनके बदले दिए जाने का प्रबल भी संभावना रहती है। अतः टैप रिकॉर्डर की शुद्धता एवं प्रामाणिकता को ध्यान में रखते हुए अत्यंत सावधानों से इसे साक्ष्य ग्रह से किए जाने अपेक्षा की जाती है। आजकल व्हाट्सएप के जो मैसेज चैट्स वगैरह है उनको भी एविडेंस के रूप में पेश किया जाता है कि जो कॉल डिटेल्स है, अगर कोई क्राइम जो बहुत गंभीर है उसके अंदर उसकी कॉल डिटेल वगैरह सब निकाली जाएगी और उस व्यक्ति को निर्दोष है तो उसके ऊपर साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे कि वह उस व्यक्ति ने घटना क्राइम जुर्म कारित नहीं किया है। तो नंबर 9 न्यायिक साक्ष्य किसे कहते हैं? न्यायिक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना वाला प्रत्येक साक्ष्य चाहे वह मौखिक हो या दस्तावेजी न्यायिक साक्ष्य कहलाता है। न्यायिक साक्ष्य सदैव न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया साक्ष्य और वह न्यायालय अभिलेख पर रहता है। जो एविडेंस कोर्ट में पेश की गई है वह एविडेंस ऑरल भी हो सकती है और रिटन एविडेंस भी हो सकती है, उसे न्यायिक साक्ष्य कहा जाएगा। नंबर 10 लास्ट जो साक्ष्य है न्यायोत्तर साक्ष्य। न्यायोत्तर साक्ष्य से अभिप्राय ऐसे साक्ष्य जो न्यायालय के समक्ष नहीं दिया जाकर अन्य किसी स्थान पर अन्य किसी व्यक्ति के समक्ष दिया जाता है। ये कथन किया जाता है, उदाहरण के अनुसार हम लोग समझेंगे कि सोहन ने अपने मित्र प्रशांत से कहता है कि उसने श्याम के घर चोरी की है। सोहन ने प्रशांत से कहा है कि उसने श्याम के घर चोरी की है। ये एक न्यायोत्तर साक्ष्य है। न्यायोत्तर साक्ष्य में सस्वीकृति भी सम्मिलित है, हालांकि ये सारभूत नहीं होती। उसने खुद ने एक्सेप्टेंस दिया कि मैंने श्याम के घर पे चोरी की थी। किसने कहा? सोहन ने प्रशांत से कहा कि मैंने श्याम के घर पे चोरी की थी, तो वह एक न्यायोत्तर साक्ष्य है। उसने थर्ड पर्सन के सामने अपना जुर्म कबूला है और उसने कहा है कि मैंने ये चोरी की थी और मैंने अपना चोरी किया हुआ माल कहीं और छुपा रखा है, वो उसने प्रशांत को बताया है। तो ये एक न्यायोत्तर साक्ष्य माना जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो एडवोकेट एस प्रशांत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे आपको आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। स्टे ट्यून। थैंक यू।